अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान की पैदाइश से लेकर दौरे हाजिर तक कुछ राज हैं जो इंसान का पीछा करते जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वो राज इंसान की अपनी ही ज़ात के मुतालिक हैं, जिनको तलाश करने की खातिर या जिनको पाने की खातिर इंसान ने बहुत सी कोशिशें की हैं, लेकिन हर दफ़ा उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा है। उनमें से एक राज ये भी है कि इंसान दर हकीकत है क्या, उसकी तारीफ़ क्या है, वो इस दुनिया में क्यों वजूद में आया, और अगर वजूद में आ गया तो फिर वजूद में आने के बाद क्या वो आज़ाद है? अगर आज़ाद है तो फिर मजबूर कौन है? क्योंकि किसी एक की आज़ादी किसी दूसरे की मजबूरी का सबब बनती है, और अगर इंसान मजबूर है तो फिर वो आज़ाद हस्ती क्या कौन है? ये कुछ सवालात हैं जिनका जो इंसान का पीछा कर रहे हैं और अभी तक उसकी जान नहीं छोड़ रहे। इन्हीं सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हुए सबसे पहले हमें इंसान की डेफिनेशन अफलातून की ज़ुबान से मिलती है, जो कहता था कि मैन इज़ रैशनल एनिमल, कि इंसान वो है कि जो मंतकी अंदाज में सोचता है। लेकिन बाद में एरिस्टोटल, जिसको आजकल हम अरस्तू के नाम से जानते हैं, उसने ये साबित किया कि बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जो अकली अंदाज से सोच सकते हैं, अगरचे उनकी अकल का लेवल इंसान से बहुत कम है, बहरहाल वो सोच सकते हैं। लिहाजा उसने ये साबित किया कि इस तारीफ के मुताबिक इंसान और जानवर के दरमियान एक क्लैश आ जाएगा, जिसको फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने कहा कि मैन इज़ सोशल एनिमल, कि इंसान वो है कि जो समाज में रहता है। वक्ती तौर पर उसकी तारीफ को कबूल कर लिया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त और ज़माना अपने करवटें बदलता रहा, वैसे वैसे ये तारीफ भी एरिस्टोटल ने की थी, वो भी मुर्दा होती चली गई। हाँ, अलबत्ता पहले ये ज़रूर हुआ करता था कि लोग जो थे वो अपनी नज़रियात कहानियों की सूरत में कलम बंद करते थे। कहानियाँ भी लोग सुनते रहते और उन कहानियों सुनने की मदद से मुख्तलिफ नज़रियात को भी अपने अंदर कबूल करते रहते। लेकिन मॉडर्न वेस्ट के अंदर ये ख़तरनाक किस्म की रिवायत चली, जिसके अंदर ये तय किया गया कि इंसान को जिस दुनिया के सच अगर हासिल करने हैं तो उनको फ़लसफ़ियाना तरीक़ाकार से हल किया जा सकता है। कहानी के तरीक़ाकार से उन सच को तलाश नहीं किया जा सकता। इसकी बुनियाद सबसे पहले एक फ़्रांसीसी मुफ़क्किर रेने डेकार्ट ने डाली। उसने सबसे पहले ये कहा कि कहानियों की बजाय मैं एक काम करूँगा कि हर चीज़ पर डाउट करूँगा, शक करूँगा। इसी शक के नज़रिए को कहा जाता है मेथड ऑफ डाउट, जिसने बाद में दुनिया के बहुत से मुफक्किरों को बहुत सी मुश्किलात में डाल दिया। इसलिए कहा जाता है कि डेकार्ट ने जो सवालात पेश किए वो तो अभी तक अहमियत रखते हैं, लेकिन जो उन सवालात के जवाब देने की कोशिश की उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी अहमियत उस वक़्त भी नहीं थी और आज भी नहीं है। उसने कहा कि मुझे दुनिया की हर चीज़ पर शक है, अगर मैं शक करूँगा तो शायद मैं किसी न किसी नतीजे पे पहुँच जाऊँगा। उसने कहा कि हो सकता है जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो दरअसल हकीकत है, और जो बज़ाहिर मुझे हकीकत नज़र आती है हो सकता है वो मेरा ख्वाब हो। लिहाजा मुझे अपने ख्वाब और हकीकत पर शक है। फिर मुझे इस बात पर भी शक है कि मैं इस दुनिया में हूँ भी या ये मेरा सिर्फ एक और वाहिमा है। लेकिन आखिर में उसने ये कहा कि मुझे इस पर शक नहीं हो सकता कि मैं शक कर रहा हूँ। शक करने वाला मौजूद है, इसी वजह से शक किया जा रहा है। लिहाजा शक का जो बुनियाद है या शक का जो ओरिजिन है वो क्या है? वो है थिंकिंग। साबित हुआ उसके बकौल कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये बहुत मशहूर फ़िक्रा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी मेरे होने की वजह या मेरे होने की सबसे बड़ी दलील मेरी सोच है। लेकिन बाद में एक और मुफक्किर आया जिसका नाम डेविड ह्यूम था। उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि रेने डेकार्ट ने ये तो बता दिया कि मेरा होना मेरे सोचने की वजह से है, लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है कि जो सोच रहा है अगर एक लम्हे में अगर एक सेल्फ यानी नफ्स, कोई एक नफ्स सोचता है तो दूसरे लम्हे में क्या वही नफ्स वो सोच रहा है या कोई दूसरा नफ्स है? हमारे पास इस बात की कोई दलील नहीं है कि बहुत से लम्हात के अंदर एक ही नफ्स सोचने के अंदर महव है। लिहाजा साबित हुआ कि ये कतई तौर पर जाना नहीं जा सकता कि अगर एक लम्हे एक नफ्स या एक सेल्फ
تھنکنگ کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے تو دوسرے لمحے بھی وہی سوچ رہا ہے۔ اس بات نے دنیا علم کو اتنا زیادہ جو ہے وہ شک میں ڈال دیا کہ لوگوں کو کسی بھی بات کا جواب دینا اب ناممکن سا نظر آنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایمینول کانٹ ایک بہت بڑا فلسفی سامنے آیا۔ اس نے کہا، اس نے ان سوالات کے فلسفیانہ سے یا ایبسٹریکٹ قسم کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ جواب شاید کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ بالآخر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو یورپین ٹریڈیشن ہے 20ویں صدی کے اندر، جو مغربی روایات ہیں وہ مغرب جو ہے وہ دو روایات میں بٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی روایت ہے اینالیٹک ٹریڈیشن، دوسری روایت ہے کانٹیننٹل ٹریڈیشن۔ اب اینالیٹک ٹریڈیشن کے اندر ایک فلاسفر آیا جس کا نام تھا ڈینیل ڈینٹ۔ اگر اس کے بہت سے نظریات سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم بہت سے نظریات میں اس سے اتفاق نہیں کرتے، البتہ اس نے اس مسئلے کو عجیب طرح سے حل کر دیا۔ اس نے کہا کہ مین از اسٹوری ٹیلنگ اینیمل۔ وہ کس طرح سے؟ یعنی اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ آپ کیا ہو، یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہو۔ اگر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہو تو اگلا بندہ آپ کو اپنی کہانی سنائے گا۔ اس کی اپنی کہانی اس کی زندگی کا نہ صرف پتہ دیں گی بلکہ ایک انسان کا جو ایک کلی تصور ہے اس کو بھی اس دنیا میں آشکار کر دیں گی۔ لہذا ثابت ہوا کہ مین از اسٹوری ٹیلنگ اینیمل۔ انسان وہ جانور ہے، انسان کہانی سنانے والا جانور ہے۔ لہذا اس بات سے ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ کہانی سنانے کی اہمیت جو ہے وہ جتنی شروع میں تھی، یعنی انسان کے ابتدائی ایام میں، اتنی ہی ابھی بھی موجود ہے اور اس کو ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ میری طرف سے آپ کا اللہ نگہبان۔